Good morning student. Today we will discuss about concentrated versus dilute solution. On the basis of amount of solute dissolved, the solution is again classified into two categories, that is concentrated solution and dilute solution. So concentrated solution means the more number of solute is dissolved. It means a solution with a lot of solute dissolved is called concentrated solution. Dilute solution is reverse of concentrated solution. A dilute solution is that solution in which little solute dissolved. If solute is more in a solution, then that solution is called concentrated solution, and if solute is less, then that solution is called dilute solution. अगर हम सिंपल वे में करें तो अगर ज़्यादा अमाउंट में कोई सल्यूट है तो उसे हम कंसनट्रेटेड बोलेंगे, कम अमाउंट में कोई सल्यूट है तो उसे हम डाइल्यूट फॉर्म में बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लें अगर हम एक लीटर पानी में अगर 10 ग्राम शुगर डालते हैं तो एक सोल्यूशन वो बना और दूसरा सोल्यूशन बना 1 लीटर पानी में ही 20 ग्राम शुगर डालते हैं तो जिसमें ज़्यादा शुगर डाली जैसे 20 ग्राम ज़्यादा तो उसको हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, और जो कम अमाउंट वाला सोल्यूट था जिसमें 10 ग्राम डाला था उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन दैट इज़ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज़ फर्दर कैटेगरीज इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 unsaturated solution, number 2 saturated solution, and number 3 supersaturated solution. Now the saturated and unsaturated solution. तो सबसे पहले मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन को डिस्कस कर रहा हूँ। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड। जब किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की डिजॉल्व हो जाए तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अनसैचुरेटेड क्या होगा, जिसमें लेस देन मैक्सिमम अमाउंट होगा। जब मैक्सिमम अमाउंट से कम सोल्यूट डिजॉल्व हुआ है तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हर सोल्यूशन में जैसे हम सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट की भी टेंडेंसी होगी कि कितने सोल्यूट को वो डिज़ोल्व कर सकता है। जैसे एक हम डाइट का एग्जांपल लें तो हर पर्सन की अपनी डाइट है, तो उस डाइट के हिसाब से अगर वो भर पेट खाना खाता है तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड। अगर वो भर पेट ना खाए, कम खाए, तो उसको हम बोल देंगे अनसैचुरेटेड। तो सिमिलरली द केस ऑफ सोल्यूशन, जिस सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, और जिस सोल्यूशन में कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हो तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब थर्ड टाइप का सोल्यूशन है वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसमें मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाए। ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन बी मेड बाय टू होल्ड मोर सोल्यूट दैन ए नॉर्मल। तो ये कब हो सकता है, जब हम उसको टेम्परेचर दे, हीट करें, तो हीट करने से चीज़ें ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती हैं, पर रिएक्शन जब एंडोथर्मिक हो तब, एक्सोथर्मिक में रिवर्स रिलेशन होता है ये। तो कई बार जब चीज़ मैक्सिमम डिज़ोल्व करनी हो तो हमें हीट करना पड़ता है, स्टरिंग करनी पड़ती है, या फिर हम करते हैं क्रश, कि जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल है उसे तोड़ दें, तब भी वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो सबसे जो हमने डिस्कशन में लिए वो 3 सोल्यूशन लिए, दैट इज़ अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो सबसे जो कम था वो था अनसैचुरेटेड, जिसमें सोल्यूट कम था वो था अनसैचुरेटेड। जिसमें सोल्यूट मैक्सिमम था वो था सैचुरेटेड। जिसमें सोल्यूट मैक्सिमम डिज़ोल्व हो गया वो क्या है, सैचुरेटेड। अब सुपर सैचुरेशन का क्या मतलब, मैक्सिमम से भी ज़्यादा, मैक्सिमम से भी ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे
सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन एंड concentrated solution. Dilute solution are those solution which contain less amount of solute, whereas concentrated solution are those solution which contain maximum amount of solute. On the basis of amount of solute, concentrated solution are further categorized into three types. Number 1 unsaturated, number 2 saturated, and number 3 super saturated solution. Unsaturated means less amount of solute. Saturated means maximum amount of solute. Maximum amount of solute that can be dissolved. Super saturated means more than maximum amount of solute that can be dissolved in a solution. So these are the basic concentration term that we have discussed today. अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोलर वर्सेस नॉन पोलर। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लाइक डिजोल्व लाइक, वहाँ पे डिस्कस किया था पोलर सॉल्वेंट वर्सेस नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? ए पोलर मॉलिक्यूल्स हैज़ अपोजिटली चार्ज्ड एंड, उसे हम पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आएंगे। और सिमिलरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव सेम चार्ज ऑन इट्स एंड, उनमें सेम चार्ज होता है दोनों साइड। तो मतलब एंड पे सेम चार्ज हो तो वो नॉन पोलर। मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल अगर डिस्कस करें सिंपल वर्ड में तो आयनिक कंपाउंड जिसमें आयंस हों वो पोलर है, और जिसमें आयंस ना हो वो क्या हो जाएगा फिर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कोवेलेंट भी पढ़े थे +1 में। तो +1 में जैसे हम पढ़े थे आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, तो आयनिक को यहाँ पोलर बोलेंगे और कोवेलेंट कंपाउंड को हम नॉन पोलर बोलेंगे। अब लाइक डिजोल्व लाइक पढ़ा था हमने। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब ये है कि पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? इथेनॉल, मिथेनॉल, बेंजीन, टॉलिन, इथाइल एसीटेट एटसेट्रा, यानी कि ईथर वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये सारे ये है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम नॉन पोलर बोलेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर जो है वो हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। तो जो पोलर कंपाउंड है वो वाटर में डिजोल्व होंगे, और नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। तो आप सिंपल रखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड dissolve in inorganic solvent that is water, whereas organic compound dissolve in organic solvent like methanol, ethanol, toluene, benzene, ether, etc. Now we will discuss रॉड्स लॉ। आज हम रॉड्स लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है इसके बाद। तो ये रॉड्स लॉ है। तो रॉड्स लॉ में देखो आप, जैसे हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, तो हेनरी लॉ जो था वो था एप्लीकेबल सोल्यूट गैस और सॉल्वेंट लिक्विड, यानी कि गैस इन लिक्विड। और जो रॉड्स लॉ है वो लिक्विड इन लिक्विड टाइप सोल्यूशन है, जिसमें कि सोल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड, तो इसको हम बोलेंगे लिक्विड सोल्यूशन। और हेनरीज लॉ में देखेंगे हम गैस सोल्यूशन, यानी कि गैस इन लिक्विड टाइप सोल्यूशन था। तो रॉड्स लॉ क्या बोलता है? अब रॉड्स लॉ में देखिए, जैसे रॉड्स लॉ की स्टेटमेंट जो है वो ये है कि रॉड्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो देखो सोल्यूशन में आ गया, यानी कि यहाँ पे दो सॉल्वेंट लिए उसने, एक को सोल्यूट बोला एक को सॉल्वेंट बोला, यानी कि सॉल्वेंट दो नहीं बोल सकते हम, ये बोलेंगे कि दोनों जो कंपोनेंट थे सोल्यूशन के वो लिक्विड फॉर्म में लिए। तो एक लिक्विड उसमें कम होगा, एक लिक्विड उसमें ज़्यादा होगा। जैसे हम बात करें मिथेनॉल इन वाटर, तो मिथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। तो जब मिथेनॉल इन लिक्विड है तो ये बना लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो यहाँ पे
लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में आप ये देखो कि उसने डिस्कस किया वेपर प्रेशर क्योंकि लिक्विड का प्रेशर जीरो होता है। लिक्विड कब प्रेशर डिवेल्प करता है, जब वो वेपर फेज में आए, तो वेपर फेज में प्रेशर होता है। तो वो बोल रहा है जो रॉड्स लॉ था इसने स्टडी की, और या स्टडी के बाद जो रिजल्ट्स आए इसके वो ये थे कि जो वेपर प्रेशर आएगा वो सोल्यूशन का किसी कंपोनेंट 1 और 2, क्योंकि सोल्यूशन 2 कंपोनेंट से बनेगा 1 और 2, तो जो पार्शियल प्रेशर है वेपर प्रेशर जो उसे हम बोल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, P01। P01 क्या है, वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 इंटू x1 उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर और उसकी मोल फ्रैक्शन। इट मीन्स कि जो वेपर प्रेशर कंपोनेंट 1 का है वो इक्विवेलेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। और सिमिलरली कंपोनेंट 2 का भी ऐसे ही आएगा। P2 किसके बराबर हो जाएगा, P02 इंटू x2। देखो P01 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना P02 क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। x2 क्या है, फिर x2 भी हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो जब भी वेपर बनेंगे, वेपर 2 सॉल्वेंट थे, दोनों सॉल्वेंट को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसे हीट किया, क्योंकि हीट करने के बाद ही वेपर बनेंगे। तो जब वो वेपर बनेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि कंपोनेंट 1 के वेपर बनेंगे कितने, जितना उसका प्रेशर होगा और जितने वो लिया होगा मोल फ्रैक्शन के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ जितना वो लिया है और जितना उसका कंपोनेंट है मोल फ्रैक्शन है, वेपर प्रेशर है। तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो पहले इवेपोरेट होगा। यानी कि अब देखो मिथेनॉल इथेनॉल में देखें तो मिथेनॉल का 80 to 90 के बीच आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का कितना आएगा, वाटर का आता है 100 के करीब, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम बॉयल करेंगे तो पहले वेपर किसके बनेंगे, मिथेनॉल के। फिर एक स्टेज आएगी जब मिथेनॉल वाटर को लेके भी आएगा, फिर 100 से कम टेम्परेचर होगा, उसमें ट्रेसेस ऑफ वाटर भी आएंगे। तो उसी को वो बोल रहा है कि वो भी किसी वेपर प्रेशर कंपेयर करना है तो उसके प्योर कंपोनेंट का प्रेशर उसका मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। प्योर कंपोनेंट का प्रेशर कितना हो, मोल फ्रैक्शन। ये आगे जाके हम आइसोट्रोप पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। आइसोट्रोप में होता है जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाए, उसे हम आइसोट्रोप पढ़ते हैं, ये भी पढ़ेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे इतना याद रखो कि जब वोलेटाइल लिक्विड्स ले, वोलेटाइल लिक्विड्स के मतलब क्या है, ऐसे लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर ही वेपोरेट हो जाए, रूम टेम्परेचर पे वेपोरेशन हो जाती है। जैसे पेट्रोल को अगर आप खुला रखें रूम टेम्परेचर पे तो वेपर फॉर्म में चला जाता है, उड़ जाता है, वो वेपराइज हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं रॉड्स लॉ में। तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 का भी वेपर प्रेशर निकाल लिया, कंपोनेंट 2 का भी वेपर प्रेशर निकाल लिया। अगर हम बोले टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर हुआ, तो डाल्टन्स ने दिया था टोटल वेपर प्रेशर, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P टोटल किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2। अब P1 और P2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो P टोटल बिकम इक्वल टू x1 P01 प्लस x2 P02। अब x1 किसके बराबर आएगा, हमें पता है मोल फ्रैक्शन का जब पढ़े थे हम कि x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन का सम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ अब चाहे साइड में लिख लेना कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x1 बिकम इक्वल टू 1 माइनस x2। तो यहाँ x1 को x2 की फॉर्म में लिखा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x2 इंटू P01 प्लस x2 P02। तो यहाँ पे अगर उसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा P01 प्लस P02 माइनस P10 इंटू x2। दिस इज द रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। अब देखो अगर हम थोड़ा सा सिमिलैरिटी देखें या डिफरेंस देखें तो यहाँ पे देखो जरा हेनरीज लॉ में देखें, हेनरीज में भी मोल फ्रैक्शन आया था और इसमें भी मोल फ्रैक्शन आ रहा है कि यानी कि जब भी कोई चीज़ वेपर प्रेशर एग्जर्ट करी तो मोल फ्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है।
हेनरी लॉ एप्लीकेबल था गैस इन लिक्विड टाइप, रॉड्स लॉ एप्लीकेबल है लिक्विड इन लिक्विड टाइप। रॉड्स लॉ किसमें है? लिक्विड इन लिक्विड टाइप। तो यहाँ पे मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं रॉड्स लॉ की। तो रॉड्स लॉ में देखो, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है वेपर प्रेशर। अब फर्स्ट पॉइंट में देखें तो x1 जहाँ 1 ले, x1 को 1 लिया है, कॉर्नर पे देखें लेफ्ट साइड, तो x1 को कितना लिया उसने? 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ली। तो x2 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो x2 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है। तो जहाँ x1 1 के बराबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर डॉटेड लाइन से आप देखें तो प्रेशर किया हुआ है, तो वो प्रेशर किसका होगा? P2 का प्रेशर आएगा, P2 का। रिवर्स ऑर्डर में आता है ये। अब राइट साइड चले तो x2 यहाँ 0 लिया है, x2 0 है, नहीं सॉरी x1 को यहाँ 0 ले लिए। राइट साइड का कॉर्नर देखें, राइट साइड में ये दिखा रहा हूँ। तो x1 को यहाँ 0 लिया, तो x2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट 1, मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे x2 का मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ से वेपर प्रेशर किसका आएगा? P1 का। रिवर्स ऑर्डर में आता है P1 का। और ये दोनों आपस में मिलाए हुए हैं, एक P01 शो किया और एक P02 शो किया है वेपर प्रेशर, P01 और P02। और इन दोनों को अगर आपस में मिला दें हम, इन दोनों को आपस में मिला दें तो P टोटल बनता है, दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। अब यहाँ से देखें तो जो P01 है, ये वाला है P01, इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें तो P02 से कम है। अगर ध्यान से देखिए आप, P01 में वैल्यू थोड़ी कम है। देखो आप हाइट देखें तो ये हाइट P02 की हाइट से कम वैल्यू है। तो ये कब हो सकता है? जब P10 और P20 में देखें तो P01 इज लेस देन P02। इट मीन्स जो P02 है, यानी कि कंपोनेंट 2 जो है वो मोर वोलेटाइल होगा। कंपोनेंट 2 मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल का मतलब है उसमें जल्दी वेपोरेट हो जाएगा। अगर जल्दी वेपोरेट होगा तो उसका वेपर प्रेशर जल्दी बनेंगे, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तभी वो जल्दी जाएगा। तो इस ढंग से जो रॉड्स लॉ की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब रॉड्स लॉ में भी कुछ सोल्यूशन, हम 2 टाइप के सोल्यूशन पढ़े थे +1 में, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये कौन से सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कौन से होंगे और नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से होंगे। इस टाइप के सोल्यूशन को फर्दर क्लासीफाई किया है रॉड्स लॉ ने। रॉड्स ने फर्दर क्लासिफिकेशन की कि आइडियल सोल्यूशन कौन से होंगे और नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से होंगे। तो यहाँ तक आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम आगे डिस्कस करेंगे आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे हमने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी करनी है, हेनरीज लॉ वर्सेस रॉड्स लॉ। हेनरी और रॉड्स में स्पेशल रिलेशनशिप होता है, हेनरी लॉ रॉड्स लॉ बन जाता है अंडर व्हाट कंडीशन, वो भी डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में हेनरीज लॉ बिकम इक्वल टू रॉड्स लॉ, दैट इज हेनरी लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ रॉड्स लॉ। ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।